हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी श्रृंखला चली आ रही है मध्य प्रदेश का इतिहास, आज हम देखेंगे सल्तनत काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। सल्तनत काल और उसके बाद मुगल काल, इन दोनों टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश में क्या इशू रहे, क्या समस्याएं आई और क्या चल रहा था, उन सबको आज हम विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल की शुरुआत होगी, वैसे तो देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण से शुरू हो जाता है, लेकिन उसके पहले दो तुर्क आक्रांता भी भारत पर अटैक करते थे, जिन्हें महमूद गौरी और मोहम्मद गजनबी का नाम प्रमुख रूप से शामिल था। महमूद गजनबी ने जब भारत पर 17 आक्रमण किए, तो उन आक्रमणों के क्रम में एक आक्रमण 1109 में 1019 में सॉरी 1019 में ग्वालियर 1019 में ग्वालियर में अटैक किया था। कहाँ पर? ग्वालियर एवं कालिंजर के किले पर महमूद गजनवी ने अटैक किया था, जिसमें यहाँ पर विद्याधर के साथ इसकी झड़प हुई थी और विद्याधर के साथ क्या हुई थी? संधि हो गई थी। ठीक ना? इसके बाद इसके बाद मोहम्मद गौरी जब 1195-96 में ग्वालियर के किले पर अटैक करता है, तो वहां का राजा लोहंग देव रहता है। कौन रहता है वहां का राजा? लोहंग देव, ये याद रखना है। महमूद गजनवी ने किस पर किया था? विद्याधर। और दूसरा मोहम्मद गौरी ने किस पर किया है ग्वालियर में? लोहंग देव पर। मोहम्मद गौरी के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनते हैं और सल्तनत काल की व्यवस्थित शुरुआत हो जाती है। सल्तनत काल की व्यवस्थित शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1210 के समय परमर्दी देव, ये कौन से राजा हैं? चंदेल राजा परमर्दी देव पर आक्रमण किया और हरा दिया था, और बुंदेलखंड एवं खजुराहो पर अटैक किया। दूसरे स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उज्जैन पर आक्रमण किया, उज्जैन मालवा के उज्जैन पर भी अटैक किया था और उसे लूटा, किंतु विजय स्थायी नहीं थी। लेकिन जो इल्तुतमिश रहेगा, उसके बाद जो उत्तराधिकारी आएगा इल्तुतमिश, पहला उदाहरण मिलता है कि महाकालेश्वर मंदिर को लूटने तोड़ा और लूटा किसने? इल्तुतमिश ने था। किसने? इल्तुतमिश ने मांडू ग्वालियर मालवा को जीता और महाकाल मंदिर पर आक्रमण किया और उसको लूटा। तो आपसे पूछेंगे कि महाकाल मंदिर पर पहला मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो वह इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश की सेना ने अटैक किया था। किस किस पर? मांडू पर, ग्वालियर पर और मालवा को जीता। महाकाल मंदिर पर आक्रमण किया और उसको लूटा था किसने? इल्तुतमिश की सेना ने। इल्तुतमिश की सेना के पश्चात इल्तुतमिश में नरवर्मन की सहायता से ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया था। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत जब कमजोर होती थी तो मालवा आजाद हो जाता था, स्थानीय राजपूत राजा आजाद हो जाते थे। लेकिन जैसे ही सल्तनत मजबूत होती थी तो वह मालवा पर आक्रमण कर देते थे। तो नसीरुद्दीन महमूद के समय बलबन के नेतृत्व में कालिंजर पर अटैक किया गया, जिसमें बघेल शासक दलकेश्वर और मलकेश्वर पराजित हुए। बलबन ने अटैक किया। बलबन जो था, बलबन बहुत अटैक बलबन नसीरुद्दीन महमूद के समय उनका प्रधानमंत्री हो चुका था, ससुर था उसका। उसने बघेल खंड पर अटैक किया, जिसमें बघेल के राजा थे दलकेश्वर और मलकेश्वर। ये दो राजा पराजित हुए से बलबन से। जब बलबन स्वयं बादशाह बना, सुल्तान बना, उलूग खान के नाम, पहले बलबन का नाम क्या था? उलूग खान। उलूग खान जब सुल्तान बनते हैं तो वह अटैक करते हैं कालिंजर पर, चंदेरी पर और नरवर पर, यहाँ पर अटैक करते हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं कि जब बघेल नसीरुद्दीन महमूद के समय किसने मालवा पर अटैक, किसने बघेलखंड पर अटैक किया था? तो बलबन ने किया था। वहाँ के राजा कौन थे? दलकेश्वर और मलकेश्वर। ठीक है ना? इल्तुतमिश ने किसकी सहायता से ग्वालियर के किले को जीता था? तो नरवर्मन की सहायता से ग्वालियर के किले को जीता था। इसके बाद सल्तनत काल में जलालुद्दीन खिलजी 1290 में मांडू को लूटते हैं, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने ग्वालियर पर भी अटैक किया और वहां यात्रियों को ठहरने के लिए एक भवन बनवाया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा था। मालवा के शासक महलक देव को अलाउद्दीन के सेनापति आइन उल मुल्क ने पराजित किया था। किसने? मालवा के शासक महलक देव को आइन उल मुल्क ने क्या किया था? पराजित किया था। अलाउद्दीन ने 1292 में चंदेरी और विदिशा पर भी अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे मध्य प्रदेश पर अटैक करके इसको जीत लिया था लगभग, है ना, इसके सेनापतियों की। उसने उत्तर और दक्षिण के अभियान में जो रास्ता था वह मध्य प्रदेश से होकर जाता था, तो उसने पूरा जीत लिया है। इसके बाद अलाउद्दीन का मांडू पर भी अधिकार हो गया था, मांडू को भी जीत लिया था। सल्तनत काल में बटियागढ़ के अभिलेख से मिलता है, कि 1324 में दमोह क्षेत्र में
किसका, जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। तुगलक वंश का भी यहाँ पर हस्तक्षेप रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बटियागढ़ में गोमठ, बावड़ी एवं बगीचे और धार के किले का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जब वह देवगिरी के लिए जा रहा था तो उसने रास्ते में किले का निर्माण कराया जिसका नाम था मंदसौर का किला। और धार के किले का निर्माण किसने कराया, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का विवरण दुलचीपुर के सागर अभिलेख में मिलता है। ये सारे फैक्ट आपके लिए काम के हैं कि फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है, दुलचीपुर सागर अभिलेख। बटियागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है, तुगलक से संबंधित है। बटियागढ़ में गोमठ बावड़ी का निर्माण किसने कराया था, एमबीटी ने करवाया था। धार के किले का निर्माण किसने करवाया, एमबीटी ने करवाया था। दमोह क्षेत्र में किसका शासन था, बटियागढ़ अभिलेख के अनुसार जीएसटी का शासन था। तो ये तुगलक वंश की जानकारी हमको बटियागढ़ में प्राप्त अभिलेख से मिलती है। तो ये सल्तनत काल में मालवा की स्थिति चल रही है। अब मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम वंश की स्थापना होगी शेर खान के समय, ठीक है ना, वो अभी काम आने वाला है। मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, जब नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण होता है, नासिरुद्दीन महमूद के समय जब तैमूर का आक्रमण होता है तो नासिरुद्दीन महमूद कहाँ आ गया था, मालवा आ गया था। इसे मालवा के सूबेदार दिलावर खान ने संप्रभु मानकर सम्मान प्रदान किया था। मालवा का सूबेदार उस समय दिलावर खान था। जब तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद पर अटैक किया था तो वो भागकर मालवा आ गया था। उसने मालवा में आकर उसको सम्मान दिया, इज्जत दी, तथा दिलावर खान ने 1390 से 1401 तक तुगलक वंश के अधीन शासन किया। जैसे ही नासिरुद्दीन तैमूर लौट जाता है, नासिरुद्दीन महमूद ऊपर चले जाते हैं, तो दिलावर खान, जिसका वास्तविक नाम था हुसैन खान, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना 1401 में कर देते हैं। तो 1401 में मालवा में पहले स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है, जिसका शासक रहता है हुसैन या दिलावर खान। क्या नाम रहता है, दिलावर खान, जिसकी कैपिटल रहती है धार। इसके बाद हुशंग शाह, उसका बेटा दिलावर खान का उत्तराधिकारी, जिसका नाम रहता है अल्प खान। वास्तविक नाम इसका क्या है, अल्प खान, और अपना नाम बदल के क्या लिखा है, हुशंग शाह। राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित कर देता है शादीआबाद। मांडू का दूसरा नाम क्या है, शादीआबाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेता है। और मांडू के किले का निर्माण कौन कराता है, होशंग शाह करवाता है। इसमें दिल्ली दरवाजा महत्वपूर्ण है। हिंडोला महल का निर्माण भी यही करवाता है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है, जिसका निर्माण महमूद खिलजी करवाएगा। जो होशंग शाह का मकबरा है उसका निर्माण कौन कराता है, महमूद खिलजी कराता है। यह भारत की संगमरमर से निर्मित पहली इमारत थी। कौन सी, होशंग शाह का मकबरा। ताजमहल जैसा लगता है, ताजमहल इसी को देखकर बनाया गया है। तो ये कहाँ पर है, मांडू में है। होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया, महमूद खिलजी ने इसका निर्माण कराया है। होशंग शाह के पश्चात जो अगला राजा बनेगा, महमूद शाह खिलजी, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना करती है एवं होशंग शाह के मकबरे का निर्माण कराता है। महमूद शाह खिलजी बहुत ही उद्यमी किस्म का राजा रहता है। यह अपने चारों ओर आक्रमण करता है। इसने दिल्ली पर आक्रमण करके वहां के बादशाह को असुरक्षित कर दिया था। तो बादशाह की मदद के लिए बहलोल लोदी आते हैं, और बहलोल लोदी आते हैं तो फिर वापस ही नहीं जाते, समझ रहे ना। बहलोल लोदी आते हैं, दिल्ली का राज संभाल लेते हैं। उसमें डर किसका रहता है, महमूद शाह खिलजी का। ये मालवा का राजा है। इसने राणा कुंभा से लड़ाई की, राणा कुंभा से युद्ध हुआ, वह युद्ध अनिर्णित रहा और दोनों ने अपनी अपनी विजय घोषित कर दी। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई, कीर्ति स्तंभ की, मालवा के राजा से जीतने के चक्कर में। और इनने मांडू में अपना विजय स्तंभ बनवाया है, ठीक है ना। मांडू में विजय स्तंभ इनने बनवाया और राणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में बनवाया। तो ये थे महमूद शाह खिलजी, बहुत ही एक उद्यमी किस्म का राजा है। चारों ओर इसने आक्रमण करके युद्ध जीते थे। इसके बाद अन्य जो राजा रहे हैं, इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन खिलजी। ये बोला जाता है ये बहुत ही वोमनाइजर किस्म का व्यक्ति था, महिलाओं के प्रति बहुत आसक्त था। 16,000 इसकी रानियां थी, ऐसा बोला जाता है। 16,000 रानियां थी गयासुद्दीन खिलजी की। तो गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण कराया है मांडू में। तो मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने कराया, गयासुद्दीन खिलजी ने कराया। किसने कराया, गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। इसके बाद नासिरुद्दीन शाह खिलजी, इसका उत्तराधिकारी जो रहेगा नासिरुद्दीन शाह खिलजी। इसने ईश्वर सूरी नामक कवि ने ललित चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके दरबार में कौन रहते थे, ईश्वर सूरी। कौन रहते थे, ईश्वर सूरी नामक एक कवि रहते थे, जिनने क्या लिखी, ललित चरित नाम के किताब की रचना की है। तो गयासुद्दीन खिलजी के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या, किसने जहाज महल का निर्माण कराया, कहाँ पर, मंडू में। इसके दरबार में ईश्वर सूरी नाम का व्यक्ति रह रहा है, जिसने क्या की रचना की, ललित चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद महमूद शाह खिलजी सेकंड, महमूद शाह खिलजी सेकंड, इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह ने युद्ध में पराजित किया था। इसको महमूद शाह खिलजी द्वितीय को गुजरात के शासक किसने, बहादुर शाह ने युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था और मालवा को गुजरात में बना लिया था, मिला लिया था। इसके बाद
कादिर शाह यहाँ का शासक बना, कादिर शाह यहाँ का शासक बना। सुजात खान शेर शाह सूरी ने इसे मालवा का सूबेदार बनाया था। जब दिल्ली में सूरी वंश आ गया तो मालवा का उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया, सुजायत खान को। सुजात खान को मालवा का सूबेदार बना दिया, किसके समय, शेर शाह सूरी के समय। ठीक, शेर शाह सूरी के समय ये बन जाते हैं। इसके बाद जैसे ही सूरी वंश दिल्ली में कमजोर होता है तो मालवा में सुजायत खान का पुत्र बाज बहादुर, जिसका नाम क्या है, मियाँ बयाजीत, बाज बहादुर या मियाँ बयाजित खान, अपना स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं और यहाँ पर अफगान वंश की स्थापना हो जाती है। ये अफगानी रहेंगे, सुजात खान, बाज बहादुर। बाज बहादुर अपने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से हाथ पैर मारने का प्रयास करता है और गोंडवाना पर आक्रमण करता है, लेकिन गोंडवाना की रानी दुर्गावती इसके आक्रमण को विफल कर देती है और इनसे युद्ध नहीं हो पाता। तो 2 बार ये अटैक करता है, दोनों बार हार जाता है। तो फिर यह अपनी रानी रूपमती के साथ संगीत रचना में मग्न हो जाता है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। बाज बहादुर अपनी रानी रूपमती के साथ फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा, साम्राज्य चलता रहता है और संगीत के नए नए रागों की रचना करेगा। 29 मार्च 1561 है ना, 29 मार्च 1561 को अकबर की सेना ने आदम खान और पीर मोहम्मद खान के नेतृत्व में, किस किस के नेतृत्व में, आदम खान सेनापति रहेंगे और पीर मोहम्मद खान सेनापति रहेंगे। आदम खान अकबर की जो दाई माँ रहती है महमंगा, उनके बेटे रहते हैं आदम खान, वो और पीर मोहम्मद खान लड़ाई अपनी सेना भेजते हैं और यहाँ पर युद्ध करते हैं। इस युद्ध में बहुत ही बर्बरता मचाई जाती है, मालवा को लूटा जाता है, जबकि अकबर का आदेश था कि आपको सिर्फ मालवा को मिलाना है क्योंकि वहाँ पर कुप्रबंधन है। लेकिन ये लोग वहाँ पर जाते हैं, लूटपाट मचाते हैं और रानी रूपमती को पाने का प्रयास करते हैं। कौन, आदम खान साहब। आदम खान साहब जब ये प्रयास करते हैं तो रानी रूपमती जौहर कर लेती है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, और रानी रूपमती ने जब ऐसा किया, रानी रूपमती सॉरी जहर खा लेती हैं, रानी रूपमती जहर खा लेती हैं और इस नाम को दिया जाता है सारंगपुर की लड़ाई। क्या नाम दिया जाता है इसको, सारंगपुर की लड़ाई। अब 2 सोर्स बताते हैं, अलग अलग सोर्स हैं। एक सोर्स कहता है इस युद्ध के पश्चात बाज बहादुर जंगलों में घूमता रहा, दर दर भटकता रहा, फिर मुगल दरबार में गया, उसको मनसब दिया गया, लेकिन बाद में वह सारंगपुर आया और अपनी रानी रूपमती की कब्र पर रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई थी। एक कहानी ये कहती है। दूसरी कहानी कहती है कि रानी रूपमती की मृत्यु जैसे ही जहर हो जाती, बाज बहादुर युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है और इसकी मृत्यु का समाचार पाते ही रानी रूपमती जहर खा लेती हैं। एक कहानी ये कहती है। जो भी कहानी हो, दोनों की प्रेम कहानी आज भी अमर है। इन दोनों की समाधि कहाँ पर बनाई गई है, सारंगपुर में। सारंगपुर कहाँ पर है, राजगढ़ में है, ठीक है ना। आशिक ए सादात और इश्क ए वफा, ये लिखा हुआ है इनकी कब्रों में, है ना। कि मतलब 2 प्रेमी है, ये बहुत बड़े प्रेमी है जो अपने एक दूसरे के लिए इन्होंने अपनी जान भी दे दी थी। बाज बहादुर ने मालवी गुजरी, मूप कल्याण, तोड़ी राग, बाजखानी ख्याल आदि रागों की रचना की थी, ठीक है ना। मालवी गुजरी, मूप कल्याणम, तोड़ी राग, बाजखानी ख्याल इत्यादि रागों की रचना की थी। संगीत प्रेमी थे बाज बहादुर और रूपमती, दोनों ही मिलकर संगीत के नए नए रागों की रचना किया करते थे। तो इनकी मृत्यु ऐसे हो जाती है। बाज बहादुर और रानी रूपमती के महल का निर्माण नसीरुद्दीन शाह ने करवाया था। बाकी रानी रूपमती का महल का निर्माण तो बाज बहादुर ने कराया था, लेकिन कहीं कहीं नसीरुद्दीन शाह भी मिल जाता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद निमाड़ का फारूकी वंश। उसी समय बीच में जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई तो निमाड़ में एक स्वतंत्र फारूकी वंश की उत्पत्ति हो जाती है। इसका नाम था, संस्थापक था मलिक रजा। क्या नाम था, मलिक रजा। विस्तार था इसका खानदेश बुरहानपुर। इसने दिल्ली सल्तनत से स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया हुआ था। इस समय असीरगढ़ पर आशा अहीर नामक राजा का शासन था। असीरगढ़ पर किसका शासन था, आशा अहीर नामक राजा, जिसने बुरहानपुर के किले का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। आगे चलकर मलिक रजा का स्वामित्व स्वीकार कर लेता है कौन, आशा अहीर, जिसने असीरगढ़ का किला बनवाया था, वह मलिक रजा की अधीनता स्वीकार कर लेता है और फारूकी वंश में आ जाता है। मलिक रजा के पुत्र का विवाह दिलावर खान की पुत्री से किया। दिलावर खान मालवा का शासक, उसकी बेटी की शादी किससे होती है, मलिक रजा के पुत्र नासिर के साथ उसकी शादी हो जाती है। मलिक नासिर, इसने अपनी राजधानी असीरगढ़ बनाती है। इसके धर्मगुरु का नाम जैनुद्दीन रहता है। क्या नाम रहता है, जैनुद्दीन। और इसने जैनाबाद और बुरहानपुर नामक शहरों की नगरों की स्थापना करवाई। किसने, मलिक नासिर ने, जिसके साथ शादी होती है दिलावर खान की पुत्री की। तो ये क्या करता है, ये असीरगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है, 2 नए नगरों की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है जैनाबाद,
इसके धर्म गुरु का नाम जैनुद्दीन है। और बुरहानपुर, ठीक है ना, ये इसके समय के मुख्य वो रहे हैं। इसके और अन्य राजा इस वंश के रहे हैं मोरन आदिल खान, मीरन मुबारक खान, आदिल खान द्वितीय, मुबारक खान द्वितीय। ये निमाड़ के फारूकी वंश के शासक रहते हैं। बाद में 1601 में अकबर यहाँ पर अटैक करता है और इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेगा। एक और राजा है जैसे मान लो आदिल शाह या रजा अली खान, ये अकबर के समकालीन रहते हैं। आदिल शाह या रजा अली खान यह अपनी बेटी का विवाह अकबर के बेटे मुराद के साथ कर लेते हैं और स्वयं का विवाह, खुद की शादी अबुल फजल की बहन के साथ कर लेते हैं। देखो, मुगलों के साथ ये राजनीतिक और वैवाहिक संबंध बनाना चाह रहे थे, तो पहले अपनी बेटी की शादी मुराद जो उनका तीसरा बेटा रहता है अकबर का, उसके साथ कर देते हैं और स्वयं जो अकबर के खास नौरतन है अबुल फजल, जो उनके विश्वस्त थे बिल्कुल, उनके साथ स्वयं का विवाह उसकी बहन के साथ अपना विवाह कर लेते हैं राजा, ठीक है ना। और 1588 में असीरगढ़ किले में जामा मस्जिद का निर्माण भी कर लेते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किया जाता है 1588 में। 1601 में बहादुर खान, इसके काल में 1601 में अकबर ने बुरहानपुर अटैक किया और असीरगढ़ किले पर आधिपत्य जमा लिया और इसके पश्चात ही अकबर काहे की उपाधि लेते हैं, सम्राट की उपाधि लेते हैं। 1601 में बोलते हैं सोने की चाबी से बहादुर के किले का ताला खोला था। 1601 में कौन था राजा? बहादुर खान, याद रखना है ये नाम। क्या नाम है इसका? बहादुर खान। बहादुर खान के समय अकबर किस पर अटैक करता है? बुरहानपुर पर अटैक करते हैं और उसको जीत लेते हैं। अब मुगल काल में क्या रहता है? मुगल काल में देखते हैं मध्य प्रदेश और मुगलों का क्या संबंध रहेगा। मुगल काल में सबसे पहला जो संस्थापक रहता है वो कौन होता है? बाबर होता है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने ग्वालियर, चंदेरी और कालपी पर अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि जो लोधियों की जो सेना थी उसमें ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी युद्ध कर रहा था और वह भी युद्ध भूमि में शहीद हो गया था। तो उसके ग्वालियर किले पर, दुर्ग पर अटैक कर लेता है कौन? बाबर कर लेता है। चंदेरी और कालपी पर अधिकार कर लेता है। मुगल संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मेदनी राय को चंदेरी के युद्ध में 1528 में पराजित किया था। उसकी दो पुत्रियों का विवाह हुमायूं एवं कामरान से कर दिया गया था। हुमायूं और कहीं कहीं सोर्स में मिलता है कि हुमायूं और कामरान से विवाह हुआ, किन्हीं सोर्स में मिलता है कि रानियों ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था, 800 रानियों ने, ठीक ना। तो ये वर्णन मिलता है। कालीजर पर उसका अधिकार हो गया था। गुजरात के राजा बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में पराजित कर लिया था। जो गुजरात का राजा बहादुर शाह, जिसने मालवा के खिलजी वंश के उत्तराधिकारी थे, उन पर अटैक किया था, उस बहादुर शाह को बाबर ने हरा दिया था मंदसौर के युद्ध में। उसको भी हरा दिया था और मालवा पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात हुमायूं के समय जब हुमायूं बंगाल और बिहार में बिजी था, तो बहादुर शाह ने पुनः मालवा पर अटैक कर दिया था। बहादुर शाह ने पुनः मालवा पर अटैक कर लिया था और छीन लिया था। किंतु हुमायूं ने पुनः वहां से लौट कर आता है, मालवा पर अटैक करता है और बहादुर शाह को यहाँ से भगा देता है। रानी कर्णावती की तो मदद नहीं कर पाता, लेकिन ये मालवा में बहादुर शाह रानी कर्णावती पर भी अटैक करता है, तो वो हुमायूं को मदद के लिए बुलाती हैं। लेकिन हुमायूं उस समय बिहार बंगाल में था, वो जब तक आता है तब तक रानी जौहर कर चुकी होती हैं। तो ये मालवा से इसको खदेड़ता है, लेकिन खदेड़ते के क्रम में ये मांडू पहुंच जाता है। कौन? हुमायूं। अब हुमायूं के चरित्र की यही तो कमी है कि जब कोई समस्या थी तो उसका जड़ से विनाश करना था। बहादुर शाह को ये पूरा नहीं खदेड़ता, ये मांडू आता है, मांडू का इसको मौसम इतना अच्छा लगता है, बोले 1 साल यहीं रहेंगे, तो ये यहाँ बंगाल बिहार की समस्या भी आदि छोड़ के आ जाता है और मांडू में यहाँ आराम करने लग जाता है 1 साल तक। तो ना तो बहादुर शाह की समस्या पूरी खत्म हुई, वो भी सांप है, जब भी तुम जाओगे तो पीछे से फिर अटैक कर देगा। तो ये वाली बात। चंदेल के राजाओं ने भी हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंदेला राजा जो उस समय छोटे छोटे राजा थे, वो भी हुमायूं के अंडर आ चुके थे। बघेल राजा थे, वो भी हुमायूं के साथ मैत्री संबंध रखे थे। तो ये सारे राजा आपस में संबंध अच्छे रखे हुए थे। मालवा के शासक बाज बहादुर पर 1561 में, जब अब ये होता है जब शेर शाह सूरी वहां पर एक्टिव हो जाता है, हुमायूं भाग जाता है, निर्वासन में रहता है, तो बघेल राजा हुमायूं की मदद करते हैं। इस समय बघेलखंड रियासत में हम पढ़ते हैं तो बघेल राजा किसकी मदद करते हैं? हुमायूं की मदद करते हैं, भागने में मदद करते हैं। जब शेर शाह सूरी बनता है तो उसका बेटा इब्राहिम लोदी, इन दो शेर शाह सूरी इब्राहिम सूरी दोनों ही बघेलखंड पर आक्रमण करेंगे और मालवा पर भी अपना आक्रमण करके यहाँ पर बाज बहादुर के पिता को शुजात खान को बिठाते हैं, फिर बाज बहादुर को बिठाते हैं। जैसे ही अकबर पावर पे आता है तो बघेल मुगल संबंध अच्छे हो जाते हैं, मालवा पर अटैक किया जाता है, मालवा को डायरेक्ट अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1561 में अकबर ने आदम खान और पीर मोहम्मद के तरफ आक्रमण किया, सारंगपुर की लड़ाई बाज बहादुर को परास्त किया। इसके शासनकाल में 1601 में अकबर ने बहादुर खान के नेतृत्व के शासनकाल में अकबर ने
बुरहान पर आक्रमण किया और असीर पर अधिकार कर लिया। तो अकबर के यही दो वर्णन मिलते हैं मध्य प्रदेश के संबंध में। अब उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है तब भी मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंस आ जाती है। उज्जैन के पास धर्मत, धर्मत नामक जगह पर शाही सेना, यानी शाही सेना में कौन था, शाही सेना थी आपकी, उत्तराधिकार का जो बैटल ऑफ सक्सेशन होता है उसमें जो शाही सेना होती है वह कौन सी होती है, वह होती है आपकी दारा शिकोह की, दारा शिकोह की सेना। और औरंगजेब की सेना की भी जो युद्ध होता है धर्मट का युद्ध, वह 15 अप्रैल 1658 में होगा। इसके बीच पहले भी बीच में शाहजहां और जहांगीर के समय मध्य प्रदेश के राजाओं का मुगलों के साथ अच्छा संबंध रहता है, जिसमें आप देखेंगे जिसमें आप जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर की मैत्री देखेंगे, जिसमें वीर सिंह बुंदेला किसकी मृत्यु करा देता है, अबुल फजल की हत्या कर देता है। तो वीर सिंह बुंदेला को ओरछा का राजा बना दिया जाता है और वहाँ के जो रामशाह राजा थे उनको बहिष्कार संदेरी का राजा बना दिया जाता है। एक ये कहानी भी साथ साथ चलती है। इसके बाद जब शाहजहां पावर में आते हैं तो वह इसके बेटे जुझार सिंह बुंदेला पर अटैक कर देते हैं और औरंगजेब उस अटैक में आता है। तो बुंदेलखंड पर ऐसे अटैक करके जुझार सिंह बुंदेला से सारी संपत्ति को ले लिया जाता है, लेकिन जुझार सिंह बुंदेला संधि कर लेता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो ये वाली कहानी चल रही थी। गोंडवाना रियासत पर भी अकबर अटैक करता है 1564 में और रानी अपने आप को मान लेती है। उसके पश्चात गोंडवाना रियासत मुगलों के अधीन होकर पुनः गोंड उसके राजा के छोटे भाई को दे दिया जाता है। तो वो वहाँ भी एक कहानी है अकबर की, ठीक है ना। तो बादशाह की पदवी प्राप्त की थी। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। इसके साथ अगर हम आगे जाते हैं तो गढ़ा का गोंडवंश अगर हम समझे तो वो वाली मुगलों की और गोंडवंश की सियासत आपको समझ में आएगी। गढ़ा का गोंडवंश 15वीं सदी के प्रारंभ में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियों में, है ना, गोंड राजाओं का समृद्ध राज स्थित था जो गढ़ा, गढ़कटंगा और गढ़मंडला आदि नामों से प्रसिद्ध था। रामनगर के संस्कृत शिलालेख में एक शिलालेख मिलता है आपको, रामनगर। तो रामनगर के संस्कृत इंस्क्रिप्शन में यादव राय से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का वर्णन मिलता है। तो इसका स्थापक कौन, यादव राय। यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 राजाओं का वर्णन मिलता है। तो इसके जो प्रमुख राजा हैं वह है संग्राम शाह 1510 से 1542। वास्तविक नाम था इनका आम्हड़दास। क्या नाम था, आम्हड़दास था। इसके अधिकार में 52 गढ़ एवं 57 परगने थे। ये सिकंदर लोधी के समकालीन था। किसके समकालीन था, ये सिकंदर लोधी के समकालीन था। दलपत शाह इनका उत्तराधिकारी, संग्राम शाह का उत्तराधिकारी था कौन, दलपत शाह। दलपत शाह को इन्होंने सिंहासन पर बैठाया था अपने बेटे को और उसका विवाह चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से करवाया था। संग्राम शाह का दलपत शाह था, उसका विवाह इन्होंने किससे करवाया था, चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से करवाया था। किंतु दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और रानी दुर्गावती अपने पुत्र दामोदर राव के नाम से क्या करती है, शासन करने लग जाती है, अपने पुत्र के नाम से शासन करती है। वीर नारायण, सॉरी दामोदर नारायण नहीं, दामोदर राव लक्ष्मी बाई के बेटे का नाम था वीर नारायण की। रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी एवं अंतिम चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती अत्यंत वीर योग्य प्रजा हितैषी राष्ट्र थी। संग्राम शाह की पुत्रवधू दलपत शाह की पत्नी, दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका वन शासन की बागडोर कर रही थी। कौन, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के समय शासन बहुत अच्छा चल रहा था। आईन अकबरी बताती है कि रानी दुर्गावती के समय शासन इतना ज़्यादा संपन्न था कि लोग स्वर्ण की मुद्राओं में लेन देन किया करते थे। सोने की मुद्राओं में क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, स्वर्ण मुद्रा तथा हाथियों के रूप में चुकाते थे, सुरक्षा चाप चौबंदी थी, व्यापार अपनी उन्नत अवस्था में था। किसमें मिलता है वर्णन, ये आईने अकबरी में। गोंडवाना की कीर्ति को देखकर अकबर के सेनापति, देखो पहले तो बाज बहादुर ने अटैक किया था गोंडवाना राज्य पर, मैंने तब बताया। तो बाज बहादुर को इन्होंने हरा दिया था, किसने, रानी दुर्गावती ने। बाज बहादुर को तो परास्त कर दिया था दोनों बार, लेकिन अकबर की सेना बड़ी थी तो अकबर की सेना भी इन पर अटैक करती है। अकबर के सेनापति आसिफ खान, जो कहाँ का किलापति था, मानिकपुर, मानिकपुर का किलेदार था, उसने एक बड़ी मुगल सेना लेकर गोंडवाना पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। आसिफ खान और रानी के मध्य युद्ध हुआ जिसमें आसिफ खान की पराजित हुई, किंतु उसके पश्चात उसने बैकअप से और सेना बुला ली और 1564 में नरही नाला का युद्ध, कौन सा युद्ध, नरही नाला के युद्ध में रानी दुर्गावती हारने लगी। प्रारंभ में तो रानी विजयी हुई, किंतु बाद में रानी जब हारती हुई दिखी तो उन्होंने अपनी ही कटार से स्वयं को मार लिया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई है, बारेला जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि बनाई गई है। तो ये रानी दुर्गावती थी, अकबर के समय रही हैं।
अकबर ने बाद में रानी की वीरता को देखकर रानी का राज्य उनके वंशज एवं दलपत शाह के भाई चंद्र शाह को वापस कर दिया था, है ना। ऐसा नहीं था कि अकबर ने बस कहा तो हमारी सोवरेंटी में आ जाओ, और रानी की वीरता से प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि रानी के देवर को उसका शासन दे दिया। पुत्र भी शहीद हो गया था, रानी भी शहीद हो गई थी, तो रानी के देवर को उसका साज वापस दे दिया जाता है। बाद में मधुकर शाह, शिवराज शाह, दुर्ग शाह, निजाम शाह, नरमरी शाह आदि शाह इसके शासक थे। आखिरी शासक नरहरी रहा है। गोंडवाना वंश का आखिरी शासक कौन था? नरहरी शाह। बाद में संपूर्ण गढ़मंडला किसके आधिपत्य में आ गया था? मराठा शासकों के नियंत्रण में आ चुका था। तो ये गोंडवाना राज्य की कहानी थी। अब हम तोमर वंश भी देख लेते हैं। मध्यकाल में तोमर वंश भी मध्य प्रदेश में बहुत एक्टिव रहा है। तोमर वंश, तोमर वंश की स्थापना वीर सिंह देव के द्वारा की गई थी 1394 में ग्वालियर के आसपास, ग्वालियर में की गई थी। इसने वीर सिंह देव और लोक ग्रंथ की रचना की। ठीक। अगले थे आपके राजा जो थे वे गणपति देव थे। इनके समय में होशंग शाह मालवा के शासक ने ग्वालियर पर आक्रमण किया किंतु असफल रहा था। गणपति देव के समय ग्वालियर पर अटैक किया गया था, किसके द्वारा? होशंग शाह के द्वारा मालवा पर अटैक किया गया था गणपति देव के समय। अगले राजा हैं डूंगर सिंह। डूंगर सिंह जैन धर्मावलंबी थे। ग्वालियर में गोपाचल पर्वत एवं बावड़ी बनवाई थी। किसने? डूंगर सिंह ने। तोमर वंश के राजा हैं डूंगर सिंह। इन्होंने ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर गुफा एवं बावड़ी का निर्माण करवाया था। कीर्तिपाल, कीर्तिपाल 1489 से 1480 के बीच रहे हैं। इसके समय बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, जिसमें गढ़कुंडार के मलखान सिंह ने बहलोल लोधी की सहायता की थी। इनके समय ग्वालियर पर किसका अटैक हुआ? तो ग्वालियर उस समय मान लो एक इंपॉर्टेंट स्थान था, वो रास्ते में आता, दिल्ली के समीप था, और आगे जाना है, कनेक्टिंग में महत्वपूर्ण किला था, तो इसलिए ग्वालियर पर बहुत अटैक हुए हैं। लेकिन किला बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत अच्छा बनाया गया था, जिस पर विजय आसानी से नहीं प्राप्त की जा सकती थी, गोले नहीं पहुंचते थे, इतना ऊंचा था। तो कीर्तिपाल के समय बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर अटैक किया हुआ था। कल्याणमल, इसे भोप मुनि भी बोला जाता है, इसे भोप मुनि भी बोला जाता है, कल्याणमल। तो ये सिंपल फैक्ट है, कल्याणमल को किसकी उपाधि दी जाती? भोप मुनि कहा जाता था। इसने सुमेल चित नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की रचना की थी? सुमेल चित नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। मान सिंह तोमर, इन्हीं के लिए पूरा तोमर वंश पढ़ रहे हैं। मान सिंह तोमर 1500 में, मान सिंह तोमर ने 1486 में बना था भोप मुनि के बाद। मान सिंह तोमर संगीत के लिए फेमस है, संगीत सम्राट बोले जाते हैं मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर ने ग्वालियर में संगीत घराने की स्थापना करवाई। और मान सिंह तोमर के समय जो उनका समकालीन था वह कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के दरबार में अपना प्रतिनिधि भेजा था निहाल सिंह। किन्ने? मान सिंह तोमर ने। अब जब सिकंदर लोधी के पश्चात उसका बेटा इब्राहिम लोधी हो जाता है, तो वह अटैक कर देता है और मान सिंह तोमर इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मान सिंह तोमर ने गुजरी महल का निर्माण कराया। मृगनैनी, इनकी और इनकी जो गुजरी रानी थी उनकी कहानी पर आधारित एक लिखा गया है, वृंदावन लाल शर्मा ने क्या लिखा है? मृगनैनी नाम से वो लिखा हुआ है। तो मृगनैनी इनको, उनको बोला जाता है गुजर रानी के लिए मृगनैनी शब्द का प्रयोग किया है, गुजर महल का निर्माण किया है। मान सिंह तोमर ने ग्वालियर किले में मान मंदिर और गुजर महल का निर्माण करवाया। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की। इसने सच्चाई हेतु अनेक झीलों का निर्माण कराया मान सिंह तोमर ने। वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी उपन्यास मृगनयनी में मान सिंह तोमर और गुर्जर रानी मृगनयनी का मार्मिक चित्रण किया हुआ है। तो मृगनयनी किस पर लिखी गई है? गुजर रानी और मान सिंह तोमर की प्रेम कहानी पर आधारित एक ग्रंथ है। तोमर वंश का फिर आखिरी राजा होगा विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमजीत या विक्रमादित्य, जो अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी का मित्र था। इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध पानीपत के पहले युद्ध में ये क्या हो गया था? शहीद हो गया था विक्रमादित्य चतुर्थ। और इस तरह मध्य प्रदेश में तोमर वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। धन्यवाद, बने रहिए। यह था मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। इसके अलावा जो भी इतिहास है वह हमारे रियासत वाली यूनिट में आपको कवर करने को मिलेगा। तो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख राजवंश और मध्य प्रदेश की रियासत यूनिट 2 मेंस के हिसाब से है, उसमें सब आपको डिटेल में मिलेगा कि तोमर वंश की बहुत कहानी है, गोंडवाना वंश की, बुंदेला वंश की, बघेला वंश की, सबकी कहानियाँ आपको उसमें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद, बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के साथ।